जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, अंतिम प्रहार प्रधान शिक्षक एग्जामिनेशन 29/6/2024 अर्थात कल हम लोग दे रहे होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपकी एग्जाम अच्छी तरह जाएगी। इसीलिए उस एग्जाम को और धारदार बनाने के लिए अंतिम निशाना, अंतिम प्रहार लेकर के मैं उपस्थित हूँ, जिसमें मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस पेपर को इंक्लूडिंग करते हुए एक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए इसे अंतिम तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला सवाल लेता हूँ। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग है। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग है। विषम संख्या साथियों किसे कहते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 अर्थात जो संख्या 2 से पूरी तरह नहीं विभाजित हो उसे ही विषम संख्या कहते हैं। प्रथम 4 ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16 अर्थात कितना? 4 का स्क्वायर। चलिए पहला 4 का स्क्वायर अर्थात हो गया आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। चलिए साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर 38, 54, 80, 110 शेष बचे? जरा सा गौर कीजिए साथियों, इसको आप पहले डिफरेंस निकाल देखिए। ये 48 में 38 घटाइए 10, 64 में 54 घटाइए 10 है ना, प्रत्येक बार में 10 आ रहा है। 90 में 80 घटाइए 10 अर्थात 10 ही आ रहा है। 120 में 110 10 ही अर्थात डिफरेंस कितना है? तो 10 है। अर्थात कितना कर सकते हैं? 48 - 38 बराबर 10। फिर कितना है? 64 - 54 बराबर 10। फिर कितना है? 90 - 80 बराबर 10 अर्थात 10 का डिफरेंस है। तो कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही आसान है साथियों। अगर यदि इस प्रकार का सवाल आपके पास आता है, डिफरेंस सेम हो तो ये जो पूरी संख्या है इसका आप एलसीएम निकाल करके और जो डिफरेंस उसको घटा दीजिए, बस कुछ नहीं कीजिए। तो चलिए क्या कीजिएगा? 48, 64, 90 और 120 का एलसीएम निकालिएगा और -10 कर दीजिएगा। इसका एलसीएम जो निकालिएगा साथियों कितना हो जाएगा? गौर कीजिए, 2880 - 10 कितना होगा? 2870 अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है? 2870 अर्थात ये ऑप्शन है। चलिए हम इस सवाल में आ गए, एक सवाल छूट गया था। चलिए ये आपका तीसरा नंबर सवाल बन गया। यहाँ कहता है 44,806 संख्या को यदि निकटतम हजार में बदलें तो क्या होगा? 44,806 तो 44,806 मतलब 44,500 से ज़्यादा है अर्थात 800, तो इसका मतलब 45,000 के निकटतम में आएगा अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अंतिम प्रहार लेकर के हम लोग उपस्थित हैं। अंतिम प्रहार देखिए, अंतिम प्रहार है ना। चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं साथियों। ये तीसरा हो गया और चौथा नंबर सवाल है। देखिए इसमें नंबरिंग नहीं है, ऐसे ही है। अगला सवाल है 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए न्यूनतम अंक से गुना करना चाहिए। किस न्यूनतम अंक से गुना करना चाहिए? इसको पहले तोड़ना पड़ेगा आपको। अगर तोड़िएगा ना तो जरा तोड़ लीजिए। 4320 इसको तोड़िएगा। कितना से तोड़िएगा? चूंकि 0 है लास्ट में तो 2 से जरूर लगेगा, तो 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा कितना? 2160। और फिर 2 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा? फिर 0 है जिसका मतलब 2 से लगेगा अर्थात 1080। फिर 2 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा? 540। और फिर आप इसको 2 से तोड़िएगा 270। और फिर अगर यदि 2 से तोड़ते हैं तो 135। 100 आप 2 से नहीं लगेगा, आप 3 से लगा दीजिए। 135 को तोड़िएगा। चलिए इधर कर लेते हैं। फिर 135 को अगर 3 से लगाते हैं तो 45 और 5 से करते हैं तो 9 और फिर 3 और 3 इस प्रकार से हमारे पास आ जाता है। तो चलिए 4320 को जरा सा कर लीजिए तो 2 गुण, देखिए यहाँ पे ये 2 का ट्रिपल जोड़ा लग गया और यहाँ 2 फिर 2 का जोड़ा नहीं लगा अर्थात ये 2 तो है हमारा, है ना। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए हमको किससे गुना करना पड़ेगा? तो ये 2 मात्र 2 बार है तो एक 2 से जरूर गुना कीजिएगा। तो मान लीजिए 2 से गुना करेंगे इसको तभी होगा। उसके बाद क्या है? 3 जो है सो 3 बार है, 3 बार है, लेकिन 5 एक ही बार है। तो 5 गुने 5 5 पचे 25 दूना 50 से गुना करना पड़ेगा। 25 दूना 50 से गुना करना पड़ेगा। देखिए कितना है? 50 से करना पड़ेगा अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब चलिए इस सवाल को लेते हैं साथियों। ये कह रहा है कि √2, देखिए √2 √2 अर्थात ये का इन्फिनाइट पे जा रहा है तो इसका मान क्या होगा? तो मान लीजिए इतना बराबर x। तो चलिए दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। दोनों तरफ वर्क कीजिएगा क्या हो जाएगा?
√2 है ना 2 इस प्रकार के दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो इधर भी एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर जब होगा तो रूट स्क्वायर, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर जब होगा तो ये रूट खत्म होगा, तो 2 बाहर निकलेगा, 2 और फिर √2 चलते रहेगा, ये भी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये जो है इतना तो जरूर है कि यही है, इतना तो यही है, इसको क्या माने थे, एक्स माने थे, अर्थात हो जाएगा 2x बराबर एक्स स्क्वायर, 2x बराबर है ना 2x बराबर एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ जैसे ही आप x कटा देते हैं तो x बराबर कितना आ जाता है 2, x बराबर कितना आता है 2, अर्थात हमारा जो कैलकुलेशन आया वो आया आपका कितना आ गया x बराबर 2, अर्थात ये वैल्यू मेरा 2 हो गया। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें कह रहा है जैसे एक सूत्र देखिए याद कीजिए, √a प्लस √b बराबर √a प्लस b, लेकिन यहाँ जब भी ऐसा रहे, अगर ऐसा रहे तो ग्रेटर इधर रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, ग्रेटर रहेगा। तो चलिए आप सोच लीजिए कौन सही होगा, √2 देखिए ये ऑप्शन आपका, इसमें देख लीजिए बराबर का रहा है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ग्रेटर होगा, यदि अलग अलग दोनों जुड़ रहा है जैसे कि √2 और प्लस √3 और ग्रेटर हो जाएगा √5, क्योंकि 5 जब होगा तो दोनों अलग अलग रहेगा, वही ग्रेटर रहेगा। तो चलिए ये दोनों बराबर का रहा है तो कैंसिल हो गया, यहाँ का रहा है 7a को ग्रेटर कर दिया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ तो बराबर भी कर दिया, ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, √2 प्लस √5 ग्रेटर, देखिए ग्रेटर है √7, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों बहुत ही मज़ेदार ये सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है। देखिए कह रहा है 9 मेहमान किसी पार्टी में एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी, जैसे मान ली 9 मेहमान है, उसमें एक मेहमान को अलग निकाल दीजिए, बचा कितना 8, तो आठों एक यहाँ लाए तो एक जो है सो 8 से मिलाया, फिर दूसरा लाइएगा फिर 8 से मिलेगा, तीसरा लाइएगा फिर 8 से मिलेगा, कितना बार मिलेगा, ये 9 बार मिलेगा, ये 9 बार जा रहा है, तो प्रत्येक बार कितना से मिला रहा है 8 से, तो इसको 9 गुना 8 सिंपल में कर दीजिए, अर्थात 9 ठीक 72। दूसरा दे दीजिए कि n इंटू n-1 है ना, तो चलिए n कितना था, कुल मेहमान कितने थे 9 और इंटू 9-1 अर्थात कितना हो गया 9 गुना 8 कितना हो गया 72, देखिए अर्थात 72, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट है। चलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है साथियों, देखिए मैथमेटिक्स में ऐसा सवाल घुसा सकता है, इसलिए देखिए 3 कारों का द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई है, तो देखिए हम इसको डी मानते हैं, दूरी को डिस्टेंस मानते हैं, तो मान लीजिए D1 अनुपात है ना, अनुपात में छोड़ दीजिए, अब सिर्फ गुना कर दीजिए, तो 1 से D1 और दूसरा क्या हो जाएगा 2D है ना 2D2 और ये कितना है 3D3। चलिए यहाँ पे है ये 3D3, इसलिए हम ले लिए अलग अलग, चाहे अगर डी ही लेते हैं तो डी ही रख सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 2 3 से आपको गुना करना पड़ेगा। चलिए यहाँ डी रखते हैं तो इसको सबको लीजिए फिर से लेते हैं, इसको डी अगर रखना है सेम ही रखिए, ये डी हो गया और 2 अनुपात में तो 2D हो गया, ठीक है, और ये हो गया 3D। चलिए इतना हो गया, ये तो हो गया दूरी, और उसके बाद कहता है समय का अनुपात, तो समय x में ले लेते हैं, तो समय का अनुपात कितना हो गया, देखिए समय हो गया कितना 3x और फिर हो गया 2x और एक ठो x, तो हमको निकालना है चाल का अनुपात है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर देखिए लिख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहीं पर कर दीजिए, इसमें भाग दीजिए, चाल बराबर क्या हो जाएगा d बटे इसको भाग दीजिए 3x से, फिर 2D बटे 2x से, फिर 3D बटे x से, ठीक है। तो सब में d बटे x सब में आ रहा है, तो d बटे x को कॉमन ले लीजिए पहले, तो d बटे x को जैसे ही कॉमन लेते हैं पूरे में, तो यहाँ बचता है 1/3, यहाँ 2 भी कट जाता है तो बचता है 1 और यहाँ बचता है 3, बस d बटे x सब में था, ये खत्म हो गया। तो अब एलसीएम लीजिए, जब बटे 1 है यहाँ पर, तो एलसीएम जब लेते हैं तो 3 से एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, लेकिन 1 × 3 हो जाएगा, अर्थात 1:3 3 9, ये हो गया 1:3:9, 1:3:9, देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन। चलिए अंतिम प्रहार लेकर के हम लोग आए साथियों, अंतिम प्रहार। चलिए अगला सवाल देखिए कह रहा है, बहुत ही रोचक सवाल है ये देखिए कह रहा है, एक परीक्षा में 32% छात्र गणित में, 40% छात्र विज्ञान में, तो गणित का m कर दीजिए, विज्ञान का s कर दीजिए, ये 32 है और ये कितना है 40 है, और तथा 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए 20%, तो 20% दोनों, मैंने इसको एक तरह से कहिए दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए यहाँ देखिए इसका सूत्र लीजिए, 100 - m + s -
20, ठीक है, क्योंकि दोनों में अनुतीर्ण होगी इसलिए 20 घटा दीजिए। तो 100 माइनस m प्लस एस कितना था 32 प्लस 40 और माइनस 20। देखिए माइनस में कितना हो गया 32 और 40 हो गया 72, 72 माइनस 20 तो कितना बचा 52। तो 100 माइनस 52 और बचे कितना 48, इसलिए 48% में हो जाएगा। कहाँ है, हाँ सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है सी ऑप्शन साथियों। चलिए इसी तरह बना लीजिए। अगला सवाल देख लीजिए। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। देखिए कुल धन मान लीजिए x, तो x का 3/8 भाग मिला, अर्थात 3x/8 तो इसको मिला है ना, पहला व्यक्ति को, फर्स्ट व्यक्ति को इतना मिला। अब देखिए उसके बाद उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। शेष धन कितना बचा, जैसे 3/8 भाग आप ले रहे हैं किसी धन का, तो 1 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा 8, 8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5/8 है ना। यहाँ एलसीएम जब लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 में 3 घटाइएगा 5/8 शेष बचा, इतना शेष धन है। अब शेष का 3/8, तो शेष जो बचल है वो दूसरे को मिला, शेष का 3/8 अर्थात 3/5, तो हमारा शेष का 3/8 था, शेष कितना है तो 5/8 और गुने में 3/5 इतना मिला शेष न, कितना कह रहा है, जैसा देखिए शेष का 3/8 भाग मिला, तो शेष हमारा है 5/8, नीचे 8 ही रहेगा, हाँ ठीक है। 5/8 गुने 3/8 ये हो गया, कितना हो गया, तो 5 तिया 15/8 64, इतना भाग उसको मिला है ना दूसरे को। तो कहता है वो अंतर, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है दोनों भागों का अंतर 36 रुपया है, 36 रुपया है। तो देखिए यहीं से कर दीजिए, अर्थात 3x/8 और यहाँ आ गया 15/64 बराबर 36, बस यही सूत्र आ गया, यही सूत्र है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, देखिए हम आगे बनाते हैं है ना। 3x/8 माइनस 15/64 बराबर 36। चलिए 3x/8 माइनस 15/36 बराबर 15/64 बराबर 36। अब चलिए करते हैं इसको जरा सा, देखिए ये तो 8 आएगा, तो 8 आएगा 8 64 और 24 हो जाएगा, ये 24x माइनस 15 बराबर 36 इतना हो गया, इसलिए 24x माइनस 15 अब बराबर ये 36 गुना 8 आ जा रहा है, 36 गुना 64 आएगा यहाँ पे, 36 गुना 64 आएगा, रुकिए जरा सा देख लेते हैं, 36 गुना 64। चलिए तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है जितना आया था, देखिए कितना आया था, अर्थात आ गया था 3/8x माइनस 15/64 बराबर 36, बस इतना ही आया था है ना। तो इसी में कर दीजिए आप। अब जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आएगा 64 और ऊपर कितना हो जाएगा 8 8 64 मतलब 8 24, तो 24x माइनस 15 इतना आ गया, 24x माइनस 15 बराबर 36 आ गया। चलिए 36 आ गया। अब देखिए 24x माइनस 15 बराबर 36 जब आ गया, तो यहाँ पे ये दोनों में इसमें भी x है, इसमें भी x है, x थोड़ा हम छोड़ दिए, यहाँ पे x को एक जगह ले लीजिए, तो कितना हो गया 9x/64 बराबर 36, और कटा दीजिए 9 चौके है ना, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 64 गुना 4, तो 4 चौक 16 के 6 और 6 चौक 24 और 25 256, कितना आ गया 256। देखिए ये आपका ऑप्शन आ गया राइट, 256। चलिए ये ऑप्शन हो गया। अगला सवाल देखते हैं साथियों, यहाँ कह रहा है अगला सवाल में, देखिए 3x² में 13x प्लस 6 का मूलों का गुणनफल होगा। देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है यही है, और इसका जो मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा अगर रहे तो हो जाएगा c/a। तो c/a, तो इसमें c क्या है ये है, तो यहाँ कितना है c, देखिए 6 है, और उसके बाद a कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 6/3, कट के कितना देगा 2, बहुत आसान है, देखिए कितना आ गया 2, बिल्कुल राइट है। चलिए 2 आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कह रहा है साथियों, अब देखिए कह रहा है कि 1 पूर्णांक 2/3 का व्युत्क्रमानुपातिक, 1 पूर्णांक 2/3, तो इसमें गुना होता है, यहाँ जोड़ होता है, 1 या 3 और 2 कितना हो गया 5/3, और इसका व्युत्क्रमानुपातिक कितना हो जाएगा 3/5, बस उलट देना है इसको, 3/5 कहाँ है, डी ऑप्शन है। देखिए 3/5 हटा दें जैसा, देखिए अब दिख रहा है
3/5। चलिए अंतिम प्रार आई, मैथमेटिक्स से भी आपको सवाल रहेगा। चलिए मैथमेटिक्स से भी सवाल रहेगा। यहाँ कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ 90 का कोण बनता है, इसमें परिमाप इसका दिया हुआ है। अर्थात यदि ये बी है, ये ए है और ये सी है, तो क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 56, ये दिया हुआ है सेंटीमीटर, 56 cm। और दूसरा क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, अर्थात कितना, तो हाफ गुना आधार, आधार तो मेरा बी है, बी गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, ए है, बराबर दिया हुआ है ना, कितना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। तो देखिए दो नीचे है उसको हटा दिए, दो को गुना कर दिए, कितना हो जाएगा, बी गुना ए बराबर 84 दूना 4 दूना 8, 168, कितना हो जाएगा 100। इसको जब 2 से नीचे गुना कर दिए तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168 आ गया। अब जरा सा गौर कीजिए, यहाँ पे हम दिए हुए हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 56, यहाँ पे हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 56। अब 168 को जरा सा तोड़िए, 168 को जरा सा तोड़िए, इसको लिख दीजिए a गुना b बराबर कितना हो गया 168। इसी को तोड़िए जरा सा, b को जरा गौर कीजिए कितना था, तो b जो था, b हमारा जो है सो यहाँ से a और b फाइंड आउट हो जाएगा, है ना, a और b हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 24 गुना 7, 24 गुना 7, तो a बराबर कितना निकला, a बराबर 24 और b बराबर 7, इससे निकल गया a बराबर 24, b बराबर 7। तो 24 और 7 और उसके बाद 24 और 7 कितना हो गया 31, तो कितना बच गया, निश्चित है कितना बच गया हमारा 25 बच गया, है ना, यहाँ 25 बच गया। अर्थात b ये कितना निकल गया हमारा, a और b हो गया, और c कितना निकल गया 25। तो देखिए दोनों मिल जाएगा। यहाँ ये आपका निकला, ये a बराबर निकला 24 और b बराबर निकला 7 और ये 25 निकला। अब ये कैसे सही है कि ये सही आया कैसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तुरंत प्रमाण अभी दे देते हैं। इसका सही यही है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ फॉलो कर रहा है ना। ये 24 और ये 7 और ये 25, तो 24 है कितना होता है, ये 576 और ये कितना होता है 49। तो एक सूत्र जानते हैं ना कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो p कितना हो गया, p मान लीजिए 749 हो गया, अब प्लस ये कितना हो गया 576 बराबर जुड़िएगा कितना होगा 625 ना होगा, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लागू है, इसलिए सत्य हो गया। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो कर्ण की लंबाई का अर्थ अर्थात कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए साथियों। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है। देखिए एक चतुर्भुज है, मान लीजिए ये चतुर्भुज है, इसमें कह रहा है कि एक कोण, 2 कोण, 3 कोण समान है और एक कोण 150 है, चौथे कोण का मान 150 है ना, ये 150 है और इधर जो है सो ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो हम क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के तीनों कोणों, चारों कोणों का योग 360 है ना, इसका मतलब 3x और प्लस 150 बराबर 360, इसलिए 3x बराबर 360 माइनस 150। इसको जब दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 210, इसीलिए x बराबर 210/3 कर दीजिए, कितना बचेगा 70। तो कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है 70। चलिए अब यहाँ का रहा है, जरा सवाल को देख लीजिए। अब थोड़ा सा ये जीएस वाला, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब, है ना, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा में समान रहता है, पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता, उपयुक्त सभी सत्य है, सब सत्य है। जैसे ये मान लीजिए वो बाल्टी है ना, बाल्टी, और बाल्टी में आप रख दिए हैं पानी, तो पानी जो रखे हुए हैं H2O, तो ये इधर भी उतने दाब दे रहा है, इधर भी उतने, इधर भी उतने, इधर भी उतने, चारों पट्टी उतने दाब देगा, है ना। और द्रव के घनत्व पर निर्भर, इसका घनत्व अगर जितना ज़्यादा रहेगा उतना प्रेशर देगा चारों तरफ, ठीक है, घनत्व के आधार पर, इसलिए सब सही है। चलिए अगला है, इसमें कह रहा है, अगला सवाल देख लीजिए, इसमें कह रहा है, चलिए अब ये सवाल भी देखिए बहुत ही रोचक सवाल है। जैसे आर्किमिडीज साहब क्या बोले थे कि कोई वस्तु, जब कोई वस्तु आप मान लीजिए पानी इसमें भरा हुआ है और इसमें कोई गेंद आप फेंक दिए, तो गेंद का इस प्रकार से डूबा हुआ भाग आपको मिलेगा, इतना भाग। तो किससे, तो जितना ये इसका जो जितना भी घनत्व इसका होगा, वो घनत्व जितना नीचे इसमें प्रेशर डालेगा उतना ही उत्प्लावन बल लगेगा। तो घनत्व जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा उत्प्लावन बल लगेगा, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स। तो यहाँ देखिए 1.26 घनत्व इसका दिया होगा, 1.26 सबसे ज़्यादा, 1.0 उसके बाद सेकेंड और थर्ड में है 0.8। तो जिसका घनत्व जितना ज़्यादा
उतना ही नीचे से भी फोर्स, बायोंस फोर्स लगता है, मतलब उत्प्लावन बल लगता है। तो जिस पर उत्प्लावन बल ज़्यादा लगेगा वो वस्तु उतना ही ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब है कि सबसे कम, देखिए सबसे ज़्यादा 13.5 भी था, सबसे कम ABC अर्थात 0.8 है, तो यही वस्तु ज़्यादा डूबा हुआ रहेगा, ये वस्तु ज़्यादा डूबा हुआ रहेगा। इसलिए कि यहाँ फोर्स जो उत्प्लावन बल लग रहा है वो कम लग रहा है बनस्पत 1.0 और 1.26 या तो 13.5, जिसका घनत्व जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही उस पर उत्प्लावन बल है ना ज़्यादा रहेगा। तो इसमें कह रहा है, तो इसमें किसी द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबा हुआ है, किस वस्तु का, तो यही C का उत्प्लावन बल कम लग रहा है C का, क्योंकि ये बहुत, इसका घनत्व बहुत कम है, इसीलिए ज़्यादा पानी में डूबा रहेगा, इसीलिए कौन दीजिएगा, C ऑप्शन। चलिए बहुत अच्छा है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक है, कॉपर टी, कॉन्डोम, डायफ्राम, ये सभी है, ये सभी जो गर्भ निरोधक है और हम जो है सो जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं साथियों, है ना। इस सवाल में देख लीजिए, अवकरण प्रक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन का हटाना, हाइड्रोजन का योग, कोई नहीं, दोनों। देखिए हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, अवकरण में हाइड्रोजन का योग होता है, और इसके उल्टा भी कर सकते हैं, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ये हाइड्रोजन का बिलगाव होता है और अवकरण में ऑक्सीजन का जो है सो बिलगाव होता है, यहाँ पे उल्टा होता है सब में। इसीलिए यहाँ जान लीजिए कि हाइड्रोजन का योग है, इसका मतलब अवकरण हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल है साथियों, यहाँ देखिए कह रहा है ये सवाल कह रहा है कुछ स्थान पर मत्स्य पालन धान के खेतों में किया जाता है, जैसे धान का रोपनी हम लोग करते हैं, देखिए धान का जैसे रोप दिए, अब खेती गृहस्थी दिन आ ही जाता है, चाची मामी मौसी जो धान रोपती है, तो इसमें पानी हमेशा रहता है, ठीक है। तो इसमें दो काम किया जा सकता है, जैसे धान भी उपज रहा है और पानी भी वहाँ हमेशा रहेगा, तो पानी जितना दिन रहेगा 3 माह तक तो जरूर आता है, तो कम से कम 60 दिन तो जरूर, तो 60 दिन में जो मछली बड़ा होने लायक है उस मछली का बीज छोटा छोटा इसमें डाल दिया गया है ना, इसमें डाल दिया, इसमें छोटा छोटा डाल दिया और इसका देख रेख करना शुरू कर दिया, तो धान भी हो गया और मछली भी हमारा यहाँ बड़ा हो गया 2 महीना में। इसलिए कहता है जिसमें मछलियाँ, कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान की खेती के खेतों के साथ किया जाता है, जिसमें मछलियाँ धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सके, मत्स्य पालन की यह विधि कहलाती है मिश्रित मत्स्य पालन, है ना, कंपोजिट फिश कल्चर, और ये हो गया सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इनमें से कोई नहीं, इसलिए ए होगा मिश्रित मत्स्य पालन, जैसे मत्स्य मछली भी हो गया और उसके बाद धान की भी खेती हो गई, बहुत बड़ा चीज़ है ये, बहुत अच्छा। लेकिन हम लोग के इलाका में इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है अगर हम पाल लें तो दूसरा चुरा के ले जाएगा, मार देगा, पानी काट देगा, सब जो है सो मछली का जो छोटे छोटे बच्चे हैं सब मर जाएंगे, इसलिए जो है सो ये नहीं। लेकिन जहाँ पे हर व्यक्ति करता होगा वहाँ फिर कोई किसी का आड़ में कुछ नहीं काटेगा और सबकी सुरक्षा वहाँ पे होगी, इसलिए ऐसा चीज करना चाहिए। चलिए ये सवाल आपका अगला सवाल है, अगला सवाल, ससंयोजी यौगिक साधारणतः पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं, पानी में आयनित होते हैं, इनमें से कोई नहीं, पानी में अघुलनशील होते हैं। चलिए पानी में अघुलनशील होते हैं ससंयोजी यौगिक। अगला सवाल है, इसमें कह रहा है साथियों, कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनना, सम्राट केजर का विलियम का शासक बनना, ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजेवो में हत्या, बिल्कुल सही है साथियों, ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजेवो में हत्या कर दी गई थी, जिस कारण भड़क गए थे और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। बहुत ही खतरनाक स्थिति था, मैंने हजारों की जान माल की क्षति हुई, ये ऐसा भगवान न करे। और वर्साई की संधि जो हुई थी जर्मनी की वर्साई की संधि, उसके आधार पर जो है सो फिर द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया था, इसीलिए भगवान न करे ऐसा हो फिर। इसलिए ऑस्ट्रिया के युवराज की जेरोसेवो में हत्या ये बहुत बड़ी कारण बन गई थी प्रथम विश्व युद्ध की। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं साथियों। इसमें कहा जा रहा है, इस सवाल में देखिए कहा जा रहा है मंगेटिव चैम्सफोर्ड समाज सुधार योजना का पारित किया गया था 17, 18, 19, 20, 1917 में। बहुत ही ये लाजवाब, प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने हर स्तर पर ब्रिटेन को समर्थन किया था, है ना, इसलिए मंगेटिव चैम्सफोर्ड सुधार योजना 1919 में पारित किया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की, 12 मार्च 1930 को। ये अहमदाबाद में साबरमती से लेकर के दांडी तक गए थे और नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अखिल भारतीय विधानसभा किसान सभा के गठन
कब और कहाँ हुआ था? 1936 लखनऊ में हुआ था साथियों, 1936 लखनऊ में हुआ था। चलिए 1936 लखनऊ में हुआ था, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, 1936 लखनऊ में हुआ था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। यहाँ का तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक किसने लिखी? अब्दुल्ला ने, मेगास्थनीज ने, ख्वाजा नियाजुद्दीन ने, दुर्गाचरण राय ने। अब्दुल्ला ने लिखी, अब्दुल्ला ने लिखी, मेगास्थनीज नहीं, अब्दुल्ला ने लिखी थी। चलिए हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? लाला हरदयाल, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? तो ये बहुत बड़ा शख्स है, बहुत बड़ा शख्स है, ये बहुत बड़ा शख्स है साथियों, जिसका नाम मैं लेने जा रहा हूँ डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा महोदय और हमारा जो संविधान जो सभा जो बना था उसमें अस्थायी अध्यक्ष भी थे। सर्वप्रथम जो अधिवेशन हुआ था,